हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, आप सभी को आज हम पढ़ाने वाला हूँ एकेटिव थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट को। डियर फ्रेंड, आप सभी को बता देना चाहता हूँ ये हमारा पार्ट नंबर 5 वीडियो है। कहने मतलब है इसके पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं आप सभी के इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पर। अगर आपने हमारे उन पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर हमारे उन चारों पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट नंबर 5 को देखिए। डियर फ्रेंड, आज का हमारा जो पार्ट नंबर 5 वीडियो है, ये वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का लास्ट वीडियो रहेगा। आप अगर हमारे इन 5 वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। कहने का मतलब आप सेमेस्टर एग्जाम में एकदम बैक नहीं लगेगा। आपके मन से डर निकाल दीजिए कि आप अगर हमारे 5 वीडियो को अच्छे से देख कर समझ लेते हैं सारी चीज़ों को, तो आपके सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगा। डेफिनेटली बताना चाहता हूँ आप सभी को, आपके सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में, उन सभी सब्जेक्ट में हम वीडियो लाएंगे। तो हमारा पहला सब्जेक्ट आज का एंड हो जाएगा यहीं पर। कहने मतलब मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में हमने नियर अबाउट 5 से 6 वीडियो बनाया हुआ वो, तो सारे वीडियो को बस आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाला है आप सभी का। उसके बाद हम आप सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं बारी बारी से BSS CSS, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है आप सभी के थर्ड सेमेस्टर में, सभी सब्जेक्ट पे 3 से 4 वीडियो लाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें जो अब देखिए, पहले ये बता देते हैं जो अपने पिछले 4 वीडियो हम बताए हैं क्या क्या टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने पिछले 4 वीडियो में PMC, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, क्रीपिंग एरर, ओवर कंपेंसेशन, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, और लो रेजिस्टेंस में डबल कैल्विन ब्रिज, मीडियम में लो रेजिस्टेंस में डबल कैल्विन ब्रिज, मीडियम में व्हीटस्टोन, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर। उसके बाद ब्रिज में हमने AC ब्रिजेस वगैरह कुछ देखे थे, जैसे कि मैक्सवेल देखा था, हे देखा था, उसके बाद सीयरिंग देखा था, डी शॉर्टकी देखा था। उसके साथ साथ हमने देखा था इलेक्ट्रोडायनमो टाइप वाट मीटर वगैरह। तो इतना हम लोग क्लियर कर दिए थे। अब बचा हमारा क्या टॉपिक था जो हम बोले थे आप सभी को बताने के लिए। तो आज जो बचा है टॉपिक, ट्रांसड्यूसर बचा है, इसके टाइप्स बचे हैं, CRO क्या होता है, इरर्स कितने टाइप के होते हैं, प्रत्येक इरर को हम डिफाइन भी करेंगे। उसके साथ साथ आप सभी को बताएंगे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो चलिए इन सभी सारी चीज़ों को अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत चीज़ें हम बताएंगे आप सभी के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में CT और PT, CT PT के बारे में भी इसी वीडियो में बता देंगे। तो चलिए फटाक से अपने नोट्स के माध्यम से आप सभी को सारी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि सारा टॉपिक कवर करना रहता है कम समय में। तो चलिए अब बताते हैं आप सभी को ट्रांसड्यूसर होता क्या है। देखिए, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर देता है आप सभी का ट्रांसड्यूसर। डियर फ्रेंड, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और AKTU से BTech कर रहे हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए AKTU से रिलेटेड जितने भी वीडियो रहते हैं या फिर नोटिफिकेशन अपडेट रहते हैं आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम पे वीडियो, उन सारी चीज़ों को आप सभी के सामने लाने की कोशिश करता हूँ। डियर फ्रेंड, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब बताते हैं ट्रांसड्यूसर। तो देखिए, ट्रांसड्यूसर करता क्या है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। फिजिकल क्वांटिटी में आप सभी का देखिए टेम्परेचर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मतलब टेम्परेचर, फोर्स, स्ट्रेस, डिस्प्लेसमेंट को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मतलब वोल्टेज या फिर करंट के फॉर्म में। ठीक, चलिए आगे देखिए आप, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रांसड्यूसर आप सभी का एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, या फिर बोले तो फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक, तो उम्मीद करता है आप ये समझ चुके होंगे। आगे देखिए, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी और वन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वही चीज़ हम बताए हैं ऊपर जस्ट। अब देखिए, अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो उम्मीद करते हैं आप ट्रांसड्यूसर का मतलब समझ चुके होंगे। ट्रांसड्यूसर किसको कहते हैं? ट्रांसड्यूसर फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। ठीक, अब हम बताते हैं ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसड्यूसर जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है आप सभी का एक्टिव ट्रांसड्यूसर, अब एक होता है आप सभी का पैसिव ट्रांसड्यूसर। जो एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो आप सभी का होता है फोटोवोल्टाइक सेल या फिर सोलर सेल। पैसिव ट्रांसड्यूसर जो होता है आप सभी का होता है माइका या फिर स्पीकर। अब एक्टिव ट्रांसड्यूसर किसको कहते हैं ये हम बताते हैं आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, द ट्रांसड्यूसर विच इज सेल्फ जनरेटिंग टाइप और विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सोर्स, जैसे वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स। कहने का मतलब है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है जो सेल्फ जनरेटिंग टाइप का होता है, मतलब वो अपना पावर खुद जनरेट करता है, या और देखिए, और विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सोर्स, और उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। उस ट्रांसड्यूसर को हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में
वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप एक्टिव ट्रांसड्यूसर समझ चुके होंगे। अब चलिए हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल बताते हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आप सभी का सारा टॉपिक क्लियर कर देंगे। आप इन्हीं हमारे 5 वीडियो को देख लीजिए, जितना भी आपके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट लगभग 5 या फिर 6 वीडियो नियर अबाउट बनाए हैं। और इसको लास्ट में हम सारा वीडियो बनाने के बाद इसको एक प्लेलिस्ट में कर देंगे। उसको उस प्लेलिस्ट में आप खोलकर एक तरफ से सारा वीडियो देख लीजिएगा। होता क्या है कि बीच बीच में आप सभी के वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट भी बताते रहते हैं। एक मतलब कि जो बीटेक स्टूडेंट और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का जो भी आता है वो करने मतलब है वैकेंसी नोटिफिकेशन, वो उन सभी को बताता रहता हूँ। तो हो सकता है सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको हम अलग लास्ट में एक लिस्ट में कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए हम बताते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी के एक्टिव ट्रांसड्यूसर देखिए, एक्टिव ट्रांसड्यूसर के एग्जाम्पल हम बताएंगे। एक्टिव ट्रांसड्यूसर का एग्जाम्पल है वो है थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, फोटोवोल्टोइक सेल और टाइकोमीटर। ये सभी एक्टिव ट्रांसड्यूसर के प्रकार हैं। आगे देखिए पैसिव ट्रांसड्यूसर, द ट्रांसड्यूसर विच इज नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप और इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स टू ऑपरेट। करने मतलब है ऐसा ट्रांसड्यूसर जो सेल्फ जनरेटिंग टाइप नहीं होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो जैसा उम्मीद करते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर समझ चुके होंगे। तो पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है वो नॉन मतलब सेल्फ जनरेटिंग टाइप का नहीं होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसको एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। आगे देखिए इसके एग्जांपल, पैसिव ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी। एलवीडीटी का जो पूरा नेम होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। आगे देखिए और एग्जांपल है पैसिव ट्रांसड्यूसर का कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर ईटीसी। अब देखिए जो आप सभी का ये स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये आप सभी का डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। कहने का मतलब मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का उपयोग करते हैं। ठीक, बाकी आगे इसका डिटेल्स में यही सब सारा चीज़ है। इसका डेरिवेशन है स्ट्रेन गेज का, एलवीडीटी का डेरिवेशन है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का डेरिवेशन है। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था ट्रांसड्यूसर के दृष्टिकोण से वो हम सभी को हम बता दिए हैं। ठीक, तो आगे बहुत सारा चीज़ें हैं तो वो हम बताएंगे नहीं। जो मेन है जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए और सेमेस्टर में लिख करके, ताकि आप लोग पास हो जाएं। यहाँ पे देखिए ये एलवीडीटी है। एलवीडीटी का पूरा हम डिटेल्स में डेरिवेशन वगैरह किए हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना होगा तो कमेंट करिएगा, अलग से हम एलवीडीटी का भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और चीज़ें हम बता नहीं पाएंगे, जो हम मतलब टारगेट लिए हैं वो कर नहीं पाएंगे। ये देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम दृष्टिकोण से। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो देखिए इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम पहले बताए थे, जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक्टिव ट्रांसड्यूसर का प्रकार होता है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। देखिए कोई पीजो इलेक्ट्रिसिटी पदार्थ होता है, जब आप उस पर दोनों तरफ से स्ट्रेस लगाएंगे ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मतलब है वोल्टेज या फिर करंट। जैसे आप सभी का ये कोई पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल है, जब आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स में इसे अप्लाई कर दिए, दबाएंगे, तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जनरेट हो जाएगी। यही आप सभी का पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल कहलाता है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल को हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। कहने मतलब इसका पावर सेल्फ जनरेटिंग है, नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायरमेंट। आगे देखिए, चाहे फोर्स आप ऐसे लगाइए, चाहे इसी मटेरियल फोर्स आप एक्सटर्नल की तरफ इसको ऐसे लगाइए, तो सेम आप सभी का इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जनरेट होगा। आगे देखिए वही चीज़ हम लिखे हैं, जो भी बोले हैं ना वही चीज़ हम सेम लिखे हैं। when a mechanical force is applied on piezoelectricity material at a particular surface, the EMF will be induced on this particular surface due to displacement of charge. It is reversible process, that is, if the direction of force is reversed, the induced EMF and direction will be reversed. तो कहने का मतलब है, जब आप किसी पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के कारण वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यही आप सभी का पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल बताता है। कहने का मतलब जब आप फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगी उसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल का जो एग्जाम्पल है वह है नेचुरल क्वार्टज
रोचले साल्ट और सिंथेटिक लिथियम सल्फेट LiSO4 बेरिलियम टाइटेनियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, आगे देखिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो थर्मोकपल का यूज करते हैं, थर्मिस्टर का यूज करते हैं, RTD का यूज करते हैं। RTD का जो पूरा नेम होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। क्या होता है RTD का पूरा नेम? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम पायरोमीटर का भी उपयोग करते हैं अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस तक के लिए। ठीक, बाकी आप सभी का ये आगे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट वगैरह है तो ये इसको नहीं बताएंगे। अब हम बताएंगे आप सभी को ट्रांसड्यूसर आप सभी का खत्म हो गया, लगभग टाइप्स भी खत्म हो गए। अब हम बताएंगे आप सभी को ईरर और CRO। तो पहले चलिए हम ईरर बताते हैं, फिर उसके बाद CRO को कवर करेंगे और सबसे लास्ट में कवर करेंगे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को। ठीक, तो ये है आप सभी का थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा बता ही देते हैं। जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होता है सीबैक इफेक्ट पे काम करता है, और जो आप सभी का सीबैक इफेक्ट होता है वो थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट पे काम करता है। सीबैक इफेक्ट ये होता है कि जब आप किसी दो विभिन्न मटेरियल को पास में लाएंगे तो उसको सटाएंगे ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, या फिर बोलते हो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंट के कारण जो आप सभी का मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मटेरियल की तरफ जाएगी। तो जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके कारण वहाँ पे एक EMF प्रोड्यूस होगा और उसके कारण एक करंट वहाँ पे जनरेट होगा। यही आप सभी का सीबैक इफेक्ट होता है। जो सीबैक इफेक्ट होता है वो थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट पे डिपेंड करता है। चलिए थॉमसन इफेक्ट पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है नॉर्मली बता देते हैं। जब देखिए जब चार्ज का जब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ड्यू टू चार्ज डिस्प्लेसमेंट के कारण जनरेट होता है तो वहाँ पे थॉमसन इफेक्ट होता है। और पेल्टियर इफेक्ट टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जब आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वहाँ पे आपका पेल्टियर इफेक्ट लागू होता है। तो उम्मीद करते हैं मोटा मोटा थर्मल कपल इंस्ट्रूमेंट हो चुका होगा। अगर आएगा तो थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में। ठीक, आगे देखिए अब हम बताने वाले हैं आप सभी को इरर्स। चलिए अब आ गया आप सभी के सामने ईरर। तो देखिए ईरर होता क्या है। ईरर बहुत प्रकार के होते हैं। आप सभी के इंस्ट्रूमेंट में ईरर आते हैं, और ईरर जब आता है तो आप सभी का जो आप मेजर करते हैं क्वांटिटी वो एक्यूरेट मेजर नहीं हो पाती है। वो हो सकता है ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है ट्रू वैल्यू आप मेजर नहीं कर पाएंगे, उसी चीज़ को कहते हैं ईरर। तो यहाँ पे ईरर जो टाइप्स होता है वो एक होता है एब्सोल्यूट ईरर। एब्सोल्यूट ईरर हमारा ये होता है कि जब आप मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को आप एब्सोल्यूट ईरर कहेंगे। दूसरा नंबर है ईरर रिलेटिव ईरर। तो रिलेटिव ईरर जो होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। ये फार्मूला दोनों रट लीजिए, आप सभी के एग्जाम में पक्का 2 नंबर में पूछा जाएगा। रिलेटिव ईरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक, देखिए मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को आप एब्सोल्यूट ईरर भी बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए रिलेटिव ईरर और एब्सोल्यूट ईरर के बीच में फार्मूला बताइए तो आप सभी को बताना होगा रिलेटिव ईरर बराबर एब्सोल्यूट ईरर अपॉन ट्रू ईरर। चलिए आगे देख लीजिए। अब रिलेटिव ईरर क्या होता है? रिलेटिव ईरर वही चीज़ है कि जब ये ट्रू वैल्यू कट जाएगा मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू को M भी मतलब मेजर्ड वैल्यू, T भी मतलब ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू -1, ये इसका रिलेटिव ईरर का फार्मूला हो गया। आगे देखिए तो इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। रिलेटिव ईरर को ER माने हैं आपने, तो मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू बराबर रिलेटिव ईरर ER प्लस ये 1 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा +1। ठीक, तो अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, पूरे इस क्वेश्चन को उल्टा कर दीजिए। तो ट्रू वैल्यू ऊपर कर दीजिए, मेजर वैल्यू नीचे कर दीजिए। ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर वैल्यू बराबर हो जाएगा 1/ER + 1। ER यहाँ पे है रिलेटिव ईरर। तो आगे देखिए, तो इसी चीज़ को ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर वैल्यू को हम करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर वैल्यू को करेक्शन फैक्टर बोलते हैं। जो करेक्शन फैक्टर होता है वो होता है बराबर 1/ रिलेटिव ईरर प्लस 1। ये इसका फार्मूला डेरिवेट होकर आ गया करेक्शन फैक्टर का। तो हमने क्या क्या चीज़ें बताया आप सभी को। एब्सोल्यूट ईरर क्या होता है आप सभी को हमने बताया। एब्सोल्यूट ईरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। रिलेटिव ईरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। और उसके बाद करेक्शन फैक्टर और रिलेटिव ईरर में क्या संबंध होता है? करेक्शन फैक्टर बराबर 1/ER + 1 मतलब रिलेटिव ईरर +1।
तो एब्सोल्यूट एरर इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक एरर। एब्सोल्यूट एरर को ही, एब्सोल्यूट एरर मतलब ये जो पहला वाला एरर था, इसी को हम स्टैटिक एरर भी कह सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और करेक्शन फैक्टर के बारे में। आगे देखिए कुछ एरर और भी है जो इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखिए, ये एरर आप सभी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये जहाँ तक मुझे 90% आशा है। गारंटी एक्सेस एरर, इसी चीज़ को हम कहते हैं लिमिटिंग एरर, इसी चीज़ को हम कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल एरर, या फिर बोले तो टॉलरेंस। क्या क्या कहते हैं? गारंटी एक्सेस एरर को हम शॉर्टकट में GAE क्या बोलते हैं? GAE। गारंटी एक्सेस एरर को ही लिमिटिंग एरर बोलते हैं, या फिर इसको कहें मैक्सिमम परमिसिबल एरर, या फिर बोले तो टॉलरेंस एरर। इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोग लिख दीजिएगा एग्जाम में, अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में आ सकता है, तो क्वेश्चन जब आप सभी फार्मूला जानते रहेंगे तो क्वेश्चन आराम से हैंडल कर लेंगे। क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं, ओनली आप सभी को डेफिनेशन और इसका फार्मूला बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो जब फार्मूला आप सभी को याद रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग लगा ही लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिमिटिंग एरर, LE मतलब लिमिटिंग एरर है, थोड़ा कट पिट गया है, तो LE है मतलब लिमिटिंग एरर बराबर GAE है गारंटीड एक्सेस एरर। क्या है? परसेंटेज लिमिटिंग एरर बराबर परसेंटेज गारंटीड एक्सेस एरर GAE इंटू फुल स्केल अपॉन ट्रू वैल्यू। ये इसका हो गया लिमिटिंग एरर का फार्मूला। बाकी आगे क्वेश्चन है ढेर सारे, वो क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले, बहुत सारा क्वेश्चन हम आगे सॉल्व किए हैं इससे रिलेटेड। तो ये तो रहा आप सभी का मोटा मोटा लिमिटिंग एरर। क्या क्या हमने बताया? एब्सोल्यूट एरर बताया, लिमिटिंग एरर बताया, गारंटी एक्सेस एरर बताया, रिलेटिव एरर बताया, करेक्शन फैक्टर बताया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप इतना चीज समझ चुके होंगे। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो अब आप सभी का एरर भी खत्म हो गया। अब CRO बताएंगे। क्या बताएंगे? CRO का जो पूरा नेम होता है वो होता है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। चलिए आगे। चलिए अब आप सबके सामने CRO आ चुका है। देखिए CRO भी बहुत बड़ा टॉपिक है, डिटेल से बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। ऐसा बताएंगे जो आप सभी को चीज़ें समझ में आ जाए और आप एग्जाम में लिख सकें अच्छे से। ठीक, तो देखिए CRO, जो CRO होता है वो उसका जो फुल नेम होता है वो होता है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। क्या होता है? कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। आगे देखिए, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिस्प्ले एंड मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम किसी भी क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को डिस्प्ले या फिर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, CRO एप्लीकेशन देख लीजिए। CRO का क्या एप्लीकेशन होता है? तो यहाँ पे देखिए हमने CRO का 3 एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन लिखा है। यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इसका यूज हम वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। साथ साथ हम इसका उपयोग हम फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम CRO का उपयोग फेज डिफरेंट ऑफ सिग्नल, दो सिग्नलों के बीच में फेज डिफरेंट को भी फाइंड करने के लिए CRO का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए, इट कैन ऑपरेट अप टू 500 मेगाहर्ट्ज। इसका उपयोग जो होता है 500 मेगाहर्ट्ज के ऊपर होता है। इसके बाद देखिए, इट्स इनपुट इम्पीडेंस इज वेरी हाई, लगभग 1 मेगा ओम के इक्वल होता है। CRO का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो नियर अबाउट 1 मेगा ओम के इक्वल होता है। आगे देखिए, इट इज वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस। CRO जो होता है वो आप सभी का वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होता है। आप लोग एग्जाम में ये गलती ना करिएगा कि CRO को करंट ऑपरेटेड डिवाइस लगा दे। CRO को हमेशा वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस कहिएगा। आगे देखिए, ये CRO का ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम का आप लोग एकदम रट लीजिए, नहीं तो एकदम बना बना के कॉपी में एकदम दिमाग में छाप लीजिए। इसको सेमेस्टर एग्जाम में जरूर बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम देखिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज होता है CRO के पूरे स्ट्रक्चर में। तो इनपुट सिग्नल आप पहले देंगे, ये इनपुट सिग्नल जाएगा वर्टिकल एम्पलीफायर में, फिर उसके बाद ये सिग्नल जाएगा डिले लाइन में, फिर डिले लाइन से 3 सिग्नल निकलेगी। एक सिग्नल निकलेगा यहाँ से ट्रिगरिंग सर्किट्स में जाएगा, फिर ट्रिगरिंग सर्किट्स होते हुए टाइम बेस्ड सर्किट जनरेटर में जाएगा। किस में जाएगा? टाइम बेस्ड जनरेटर में। टाइम बेस्ड जनरेटर से होते हुए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाएगा। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से ये सिग्नल जाएगा आप सभी का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में। ये कनेक्शन आप लोग बना दीजिएगा, यहाँ पे 2 प्लेट रहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, 2 प्लेटें रहेंगी। तो जो डिले लाइन से 3 इनपुट आउटपुट निकलेंगे, एक तो चला आएगा ट्रिगरिंग सर्किट में, 2 आउटपुट बचेंगे, तो एक जाएगा एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर और एक जाएगा दूसरे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर। और इसके बाद हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से भी 2 इनपुट आउटपुट निकलेंगे, एक जाएगा
हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट के एक प्लेट पर दूसरे पर जाएगा, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर का दूसरा आउटपुट जाएगा हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट के दूसरे प्लेट पर। इसके बाद डियर फ्रेंड इसमें इलेक्ट्रॉन गन का यूज होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वगैरह निकलते हैं जो सीआरओ के स्क्रीन पर जाकर के टकराते हैं और उसके बाद डिस्प्ले करते हैं। जो देखिए ये सीआरओ का स्क्रीन है, स्क्रीन ऑफ सीआरओ, ये सीआरओ का स्क्रीन है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी ब्लॉक डायग्राम सीआरओ का समझ चुके होंगे। इसको फटाक से अपने कॉपी में बना लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पक्का पूछेगा सीआरओ। ठीक, आगे देखिए सीआरओ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज और भी है। देखिए द सिग्नल एट बोथ प्लेट शुड reach simultaneously. If delay line is not connected to vertical deflection plate, the signal will reach first at vertical deflection plate and later on horizontal deflection plate. Therefore, to get signal at same time on both plate, we have to use delay line with vertical deflection plate. तो कहने का मतलब है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिले लाइन होता है उसका, यहाँ पे देखिए इसका कहने का मतलब बस यही है, डिले लाइन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो दोनों सिग्नल हैं, कहने का मतलब है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो दो सिग्नल हमारी हैं जो जा रही हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वो दोनों साथ में पहुँचनी चाहिए। साथ में पहुँचने के लिए हम यहाँ पे डिले लाइन का यूज करते हैं। कहने का मतलब है देखिए यहाँ से एक सिग्नल जाएगी, एक सिग्नल यहाँ से जाएगी। अगर हम यहाँ पे डिले लाइन ना यूज करते तो ये वाली सिग्नल देखिए फटाक से पहुँच जाती है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर। इसको पहुँचने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ टाइम लगता है। ये ट्रिगरिंग सर्किट में जाती है, फिर टाइम बेस्ड सर्किट में जाती है, फिर हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाती है, फिर जाकर के यहाँ पहुँचती है। कहने का मतलब है तब अगर डिले लाइन का यूज हम ना करते तो ये वाली सिग्नल पहले पहुँच जाती है और ये वाली सिग्नल थोड़ा बाद में पहुँचती। इसी वजह से ये दोनों सिग्नल साथ में पहुंचे दोनों प्लेटों पर, ताकि वर्किंग अच्छे प्रोसेस से हो। इस वजह से यहाँ पे हम डिले लाइन का यूज करते हैं। ये डिले लाइन क्या करता है, इस वाले सिग्नल को डिले करा देता है, फिर दोनों जो सिग्नल होते हैं दोनों प्लेटों पे साथ में पहुंचते हैं। ठीक, अब चलिए अब आप सभी को हम ये बताने की कोशिश करते हैं जो आप सभी का सीआरओ होता है इसमें मतलब कैसा वेव फॉर्म बनता है, तो क्या चीज़ हम एग्ज्यूम करते हैं, फिर क्या चीज़ जानते हैं। ठीक, तो मोटा मोटा चीज़ बताएंगे, डेरिवेशन बहुत बड़ा लंबा है इसका। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ फेज डिफरेंट बिटवीन टू सिग्नल, जब दो सिग्नलों के बीच में फेज डिफरेंट जीरो होता है। देखिए 5 बराबर 0 का मतलब है जब दो सिग्नल है और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंट 0 है तो सीआरओ के जो प्लेट पर कैसा डायग्राम बनेगा वो बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों फेजों के बीच में फेज डिफरेंट 0 रहेगा तो सीआरओ के प्लेट पे जो बनेगा वेव फॉर्म वो लीनियर लाइन रहेगा कुछ इस प्रकार, ये लीनियर लाइन आएगा। तो देखिए वही चीज़ हम लिखे हैं, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन अपीयर ऑन सीआरओ स्क्रीन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन कोऑर्डिनेट फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इम्पाइल्स दैट द फेज डिफरेंट बिटवीन 5 बराबर 0। कहने का मतलब है जब लीनियर लाइन सीआरओ के प्लेट पर शो करे स्क्रीन पर, प्लेट ने सॉरी स्क्रीन पर, तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो आप दो डिफरेंट सिग्नल यूज कर रहे हो उनके बीच का जो फेज डिफरेंट है उसका वैल्यू 0 है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इतना समझ चुके होंगे। आगे देखिए इसी सीक्वेंस में देखिए केस नंबर 2, जब फेज डिफरेंट दो सिग्नलों के बीच में 180 का हो, कहने का मतलब है दोनों फेज डिफरेंट अपोजिट साइड अपोजिट नेचर के हों कुछ इस प्रकार, मतलब एक सिग्नल ये हो गया और दूसरा सिग्नल आपका ये हो गया, तब सीआरओ के डिस्प्ले पर कैसा डायग्राम आएगा वो बताते हैं। तो देखिए तो सीआरओ के जो डिस्प्ले पर डायग्राम आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा। जब देखिए फेज डिफरेंट 0 था तो आप सभी का लीनियर लाइन आ रहा था, लेकिन वो लीनियर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में था। लेकिन जब फेज डिफरेंट 5 की वैल्यू 180 रहेगा तब आप सभी के सीआरओ के स्क्रीन पर लीनियर लाइन आएगा, लेकिन वो सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो वही चीज़ हम आगे भी लिखे हैं। बाकी इसका डेरिवेशन ये ऐसे फर्जी नहीं आ जा रहा है, इसका डेरिवेशन है प्रॉपर ढंग से, तो वो सब सारा चीज़ हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप सभी को इतना जानना है कि आप सभी सेमेस्टर एग्जाम में लिख करके अच्छा नंबर पा जाएं। अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आप सभी के एग्जाम के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो समझ जाएगा आप लोग सब कुछ पढ़े हैं। ठीक, आगे देखिए, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन अपीयर ऑन सीआरओ स्क्रीन passing through origin in quadrant second and quadrant fourth, it implies 5 बराबर 180 डिग्री। कहने का मतलब है जब स्ट्रेट लाइन आप सभी के क्वाड्रेंट
सेकेंड और क्वाड्रेंट फोर्थ में आने लगे कुछ ऐसे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि दो सिग्नल जो प्रयोग कर रहे हैं उनके बीच का जो फेज डिफरेंट है वो 180 डिग्री है। ठीक, आगे देखिए केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड है जब दो सिग्नलों के बीच में फेज डिफरेंट 90 डिग्री हो, तब आपके सीआरओ पे क्या प्राप्त होगा। तो आगे देखिए, ये कंक्लूजन निकला है लास्ट में। तब आप सभी के सीआरओ पर एक सर्कल आएगा और सर्कल जो रहेगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जब ऐसा सर्कल आए और क्लॉकवाइज रोटेट करे तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इफ ए सर्कल अपीयर ऑन सीआरओ स्क्रीन विथ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ओरिएंटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट दिस इम्पाइल्स दैट फाइव बराबर फेज डिफरेंट बराबर प्लस 90 डिग्री। जब आप सभी के सीआरओ पर एक सर्कल आए तो आप सभी को ये समझ लेना चाहिए कि आप सभी का जो फेज डिफरेंट है वो 90 डिग्री है दो सिग्नलों के बीच में। ठीक, आगे देखिए इसी सीक्वेंस में केस नंबर 4, जो जब दो सिग्नल्स के बीच में फेज डिफरेंट हो पर लैग करे, उस पीछे भी ये क्या था, ये लीड कर रहा था, फेज डिफरेंट था पर सिग्नल्स लीड कर रहा था। अब आप सभी का सिग्नल्स लैग कर रहा है 90 डिग्री, तब क्या होगा देखिए लास्ट में कंक्लूजन। सब कुछ सेम फंडा वही रहेगा, बस अंतर ये हो जाएगा। अब देखिए, अब आप सभी के सीआरओ पर सर्कल आएगा, लेकिन जो सर्कल होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब आप सभी का फेज डिफरेंट 90 डिग्री है पर बट लैगिंग नेचर का है, तब आप सभी का जो सीआरओ पे सर्कल आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। जबकि पीछे क्या था, जब आप सभी का फेज डिफरेंट 90 डिग्री था प्लस लीडिंग था, तब आप सभी का जो सर्कल आ रहा था वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब आप सभी का फेज डिफरेंट 90 डिग्री है पर लैगिंग नेचर का है, तब आप सभी का जो डायग्राम आएगा वो सर्कल ही आएगा, लेकिन वो उसका जो डायरेक्शन रहेगा रोटेशन और इलेक्ट्रॉन के रोटेशन का वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक, तो वही चीज़ हम लिखे हैं, इफ ए सर्कल अपीयर ऑन सीआरओ स्क्रीन विथ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इम्पाइल्स फाइव बराबर माइनस 90 डिग्री। बाकी आगे और भी केस हैं, जैसे कि इफ फाइव बराबर प्लस 90 डिग्री लीड कर रहा है तब क्या होगा। तो बहुत सारे केस हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अगर इतना भी सारा चीज़ लिख देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, वो इम्प्रेस होकर के आप सभी को अच्छा खासा नंबर दे देगा। एक वेव फॉर्म ये भी आता है, तो ये तो बहुत डीप हो गया। जो जितना हम बताएं अगर आप उसको कॉपी में बना लिए होंगे, अगर उतना ही आप एग्जाम में लिख देंगे, उसको बना देंगे सारे वेव फॉर्म को और उसका मतलब समझा देंगे कि इसका मतलब क्या है, कि इसके जब सीआरओ के स्क्रीन पे आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उतने से ही काफ़ी एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वो अच्छा मार्क्स आप सभी को ऑटोमेटिक, अगर 10 नंबर का 9 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक, अब चलिए आप सभी को उम्मीद करते हैं सीआरओ भी खत्म हो गया और आप सभी को सीआरओ समझ में आ गया होगा। सीआरओ खत्म हो गया, एरर खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर खत्म हो गया। अब लास्ट में आप सभी का टॉपिक बचा है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्या है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, चलिए इसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। ये भी बात कहेंगे डिफरेंट, अगर आप वीडियो को एक बार समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा हर एक वीडियो को, क्योंकि हो सकता है हमें भी ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें फास्ट बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि यार एक वीडियो में सारा टॉपिक क्लियर करना है। बाकी एक एक टॉपिक का चाचा 3-3 घंटे लगते हैं सारी चीज़ पढ़ाने में, तो एक ही वीडियो में मात्र 30 से 40 मिनट में हम आप सभी के चाचा 5-5 टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं और कुछ चीज़ें हमें छोड़नी भी पड़ रही है। जो मोटा मोटा चीज़ है जो आप सभी को हम समझा सक रहे हैं और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जिन्हें आप सभी को लिखना चाहिए सेमेस्टर एग्जाम में, वही चीज़ें हम बता रहे हैं। तो अब चलिए हम बताते हैं आप सभी को हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखिए हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। हॉट वायर या फिर थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को आप थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर या फिर बोले तो हीटिंग, ये टेम्परेचर या हीटिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है आप सभी का हॉट वायर या फिर थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, हीटिंग प्रोपोर्शनल होता है इसमें पावर लॉस के, कहने मतलब है I²R के। जितना ज़्यादा I²R होगा उतना ज़्यादा पावर लॉस होगा, उतना ज़्यादा हीटिंग होगा। ठीक, आगे देखिए हॉट वायर या फिर बोले तो थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट इट मेजर RMS वैल्यू, यह आप सभी का RMS वैल्यू को मेजर करता है। अब आप हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का चलिए डायग्राम देख लीजिए, मतलब इसका तो ये देखिए थोड़ा हम ज़्यादा छोटा बना दिए हैं। ये पूरा आप सभी का हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है। ये आप सभी की एक नॉर्मल लाइन होगी AB, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। उसके साथ साथ आप सभी की एक स्प्रिंग यहाँ पे जुड़ा होगा, ये ग्राउंड होगा यहाँ से।
उसके बाद एक स्लाइड थ्रेड्स जुड़े होंगे यहाँ पे, उसके स्लाइड थ्रेड्स में पुल्ली लगी होगी और पुल्ली के साथ आप सभी का पॉइंटर कनेक्ट रहता है। ठीक, तो होता क्या है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस वजह से यहाँ पे पॉइंटर लगा होगा। कहने का मतलब ये कुल मिलाकर के करंट को मेजर करता है। तो देखिए इसका प्रिंसिपल हम बताते हैं क्या होता है। जिस हिसाब से करंट जाएगी, जैसे अभी आई जा रही है, तो इसमें कुछ तार में कुछ आई स्क्वायर आर लॉसेस होगा, जिसके कारण तार कंडक्टर है तो उसमें जब हीट प्रोड्यूस होगा तो उसमें एक तन्यता का गुण होगा, वो तनेगा। जब तनेगा तो ये थोड़ा झोल करेगा नीचे, कहने मतलब सैग बनाएगा। जब सैग बनाएगा तो ये स्लाइड थ्रेड्स रोटेट करेगा, उसके साथ जुड़ी हुई आप सभी की पुल्ली भी रोटेट कर जाएगी। जब पुल्ली रोटेट करेगा, कहने मतलब जब ये देखिए ये सैग नीचे आएगा तो आप सभी की पुल्ली क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और पुल्ली के साथ साथ पॉइंटर जुड़ा है तो पॉइंटर भी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। कहने का मतलब है जिस हिसाब से करंट जाएगी, कहने का मतलब अगर कम करंट जा रही है तो सैग कम बनेगा, सैग कम बनेगा तो पुल्ली कम रोटेट करेगी, जिसके कारण पॉइंटर भी कम रोटेट करेगा। और वो जब कम रोटेट करेगा तो खुद ऑटोमेटिक वहाँ पे मीटर लगा होगा, जब पॉइंटर कब रोटेट करेगा तो वो दिखाएगा कि कम करंट जा रही है आप सभी के ट्रांसमिशन लाइन में। अब अभी आप ये समझिए, अगर आप सभी की ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा करंट जा रही है तो बहुत ज़्यादा हीटिंग होगा, पावर लॉसेस होगा, उसके कारण ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो कंडक्टर में ज़्यादा तन्यता आएगी, ज़्यादा तन्यता आएगी तो ज़्यादा झोल करेगा, मतलब सैग ज़्यादा आएगा। जब सैग ज़्यादा आएगा तो स्लाइड थ्रेड्स और जो पुल्ली जो लगी है ये ज़्यादा रोटेट करेगी, उसके साथ साथ पॉइंटर भी ज़्यादा रोटेट कर जाएगा। जब पॉइंटर ज़्यादा रोटेट करेगा तो हमें ये इंडिकेट करेगा कि ट्रांसमिशन लाइन से होकर जाने वाली करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा रहा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल। उम्मीद करते हैं आप इतना समझ चुके होंगे। अब आप देख लीजिए, जो आप सभी का मेटल कंडक्टर होता है वो प्लेटिनियम इरिडियम वायर होता है, जो हीटिंग प्रोडक्शन आई स्क्वायर आर प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, तो ये इसका प्रिंसिपल तो हम बता के समझा दिए हैं, वही चीज़ हम अपने थोड़ा शॉर्ट भाषा में लिखे हैं, शॉर्टकट में। देखिए यहाँ पे, द करेंट विच इज टू बी मेजर्ड इज पास्ड थ्रू प्लेटिनियम इरिडियम ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। जब करेंट आप सभी की बहेगी प्लेटिनियम इरिडियम के वायर में, तब वहाँ पे टेम्परेचर पावर लॉसेस के कारण टेम्परेचर के मान में वृद्धि आएगी, जिससे आप सभी का लेंथ बढ़ेगा। जब लेंथ बढ़ेगा तो मतलब एक्सपेंशन, फैलाव बढ़ेगा। फैलाव बढ़ने का मतलब बस यही है कि सैग विल बी प्रोड्यूस, सैग प्रोड्यूस हो जाएगा, कहने का मतलब सैग की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ हम देखिए शॉर्टकट भाषा में, शॉर्टकट में लिखे, करंट जब बढ़ेगी तो लॉसेस बढ़ेगा, लॉसेस जब बढ़ेगा तो हीटिंग बढ़ेगा, हीटिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन या फिर बोले तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ने बोले तो एक्सपेंशन बढ़ने के कारण सैग की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जब सैग ज़्यादा आएगी तो सिल्क थ्रेड्स जो है वो ज़्यादा रोटेट करेगा, तो पुल्ली क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जिससे पॉइंटर भी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। तो जब क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा तो आप सभी के इंडिकेटर मतलब इंडिकेट कर देगा कि यार बहुत ज़्यादा रोटेट मतलब बहुत ज़्यादा करंट जा रही है, वो इंडिकेट कर देगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सभी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी समझ चुके होंगे। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस पे बेस्ड होता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है टेम्परेचर या फिर हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो टॉपिक था हमारा सारा कवर हो चुका होगा। हमने हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी कवर कर लिया। हम लास्ट में बोले थे थोड़ा CT-PT के बारे में बता देंगे, थोड़ा बहुत चीज़ें मोटा मोटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सबके सामने CT-PT भी है। करंट ट्रांसफार्मर CT, प्राइमरी करंट इज प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी करंट। आप यहाँ पे देखिए, CT सेकेंडरी करंट डिपेंड अपॉन प्राइमरी करंट। देखिए जो CT-PT होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के टाइप है। CT मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, PT मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहे जाते हैं। CT का यूज, इट इज यूज टू मेजर हाई करंट। करंट ट्रांसफार्मर का यूज हम हाई करंट को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज, इट इज यूज टू मेजर हाई वोल्टेज। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज हम हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब आगे वही है फ्लक्स डेंसिटी वगैरह, बाकी आगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हो जाएगा। टाइप्स ऑफ CT की अगर हम बात करें, करंट ट्रांसफार्मर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मेजरिंग CT, एक होती है प्रोटेक्टिव CT। मेजरिंग CT जो होती है वो एमीटर वाट मीटर बनता है उससे, और प्रोटेक्टिव CT जो होता है उससे रिले या फिर बोले तो सर्किट ब्रेकर बनता है। ठीक, इसमें नॉमिनल कंडीशन आता है, इसमें फॉल्टी कंडीशन आता है। ये नॉमिनल कंडीशन में यूज होता है। अब ये प्रोटेक्टिव सर्किट ब्रेकर जो होता है वो फॉल्टी कंडीशन या फिर बोले तो एब नॉर्मल कंडीशन में यूज होता है। ठीक, इसमें जो आई मैक्स की वैल्यू आती है वो आती है 1.25 इंटू आई रेटेड, और इसमें प्रोटेक्टिव CT में जो आई फॉल्टी करंट की वैल्यू आती है वो आती है 6 to 10 टाइम्स इंटू आई रेटेड।
तो आगे बहुत सारा डिटेल्स है, उम्मीद करते हैं ये शॉर्ट में जो हम बताएं CTPT का मतलब नॉर्मल 2 नंबर में अगर पूछेगा तो आप पे ये लिख दीजिएगा, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अगर देखिए एक बात और कहना चाहेंगे, अब तो आप सभी का टॉपिक खत्म होगा, जितना हमारा टारगेट था ये सब सारा चीज़ हम लगभग एक तरफ से अपने 5 से 6 वीडियो में ख़त्म कर दी है, लगभग 5 वीडियो में। तो ये सब सारा चीज़ खत्म हो चुका है। आप सभी को अगर अब डिटेल्स में कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, फिर चाहे वाट मीटर हो, 2 वाट मीटर हो, 3 वाट मीटर हो, या फिर कुछ भी A to Z कोई भी AC ब्रिजेस हो, कुछ भी मेजरमेंट का टॉपिक हो, आप उसको कमेंट करिएगा, उस पर अलग से हम अच्छा खासा समय दे करके बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसमें तो हम वही चीज़ें बताने की कोशिश की हैं जो आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। तो ठीक है, वीडियो को भी एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिन्होंने पूरा सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किया है और वो 1 नाइट फाइट के स्टूडेंट है, कहने मतलब वो 2 दिन 3 दिन में पढ़ के सेमेस्टर एग्जाम को पास करना चाहते हैं और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो उन सभी दोस्तों के पास हमारे सारे वीडियो शेयर कीजिएगा। लास्ट में एक बात और कहेंगे फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और खासकर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, कहने मतलब AKTU से BTech कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंट आगे हमारी और भी सारी वीडियो आएंगी जो आपके सभी के सेमेस्टर एग्जाम पर ही रहेंगी। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।